स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माया थिंक टैंक में। पिछले आपने देखा था मेरा प्रीवियस लेक्चर केमिस्ट्री का, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ अ केमिस्ट्री। ओके, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, इंजीनियरिंग एंड ड्रग्स। लेकिन रुकिए इसमें और 3 पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं। आज वो कवर करेंगे और आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज फूड। हमने पढ़ा है कि इंडिया इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूसर है कि वो पूरे इंडिया का पेट भर सकता है, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का पेट भर सकता है और ग्लोबल लेवल पे किसी और कंट्री का भी पेट भर सकता है। इंडिया इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है। ओके, द ट्रीज एंड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए केमिस्ट्री फूड में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, फूड और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे जो फूड के प्राइमरी सोर्स होते हैं ट्रीज़ या फिर प्लांट्स। हमें पता है ट्रीज़ या फिर प्लांट्स हमारे प्राइमरी सोर्स है। हम कोई भी फूड बिना प्राइमरी सोर्स के यूज़ के नहीं बना सकते। अगर हमको नॉन वेज भी बनाना है तो उसमें हमको हल्दी लगेगी, मिर्ची लगेगी, वो सब जो है वो हमारा कौन प्रोवाइड करता है, ट्रीज़ और या फिर प्लांट्स। एंड वेजिटेटिव में तो आपको पता ही है, वेजिटेबल्स वगैरह हमें तो वो ट्रीज़ या फिर प्लांट्स से ही मिलते हैं। ओके, तो ये ट्रीज़ या फिर प्लांट्स कैसे जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री से, देखते हैं। ट्रीज़ एंड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस मतलब ट्रीज़ या फिर प्लांट्स सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके, photosynthesis is a process in which trees or plants use the sunlight for making their foods. Okay, trees and plants photosynthesis food in presence of sunlight। अभी हमने photosynthesis की जो डेफिनेशन दिखी उसी से आपको समझा होगा ट्रीज और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपना फूड बनाती है। ओके, द ग्रीन कलरिंग मैटर क्लोरोफिल एक्ट्स एज अ फोटोसेंसिटाइजर। अभी इस प्रोसेस में ग्रीन कलर का एक मैटर होता है, जो अपने पेड़ के पत्ते होते हैं, ट्रीज के लीव्स होते हैं, उनका कलर ग्रीन होता है। पता है आपको ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यही क्लोरोफिल पिगमेंट एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर, मतलब क्या? कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। ओके, अभी देखिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दी है। CO2 प्लस H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब वाटर, सनलाइट का यूज़ करके बनते हैं फूड ग्रेन्स या फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स, कॉटन्स, मेडिसिन्स। अभी मेडिसिन्स प्लांट्स आपको पता होंगे, तुलसी, पुदीना वगैरह वगैरह। ओके, फोर्थ सेक्टर इज, देखिए फोर्थ ब्रांच एनर्जी। अभी एनर्जी का और केमिस्ट्री का क्या कनेक्शन है ये तो आपको कई हद तक पता ही होगा आई थिंक। देखिए द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस etc। अभी एनर्जी के मेजर सोर्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कहाँ से मिलते हैं हमको? अर्थ क्रस्ट से, हमारे धरती के नीचे। ओके, दिस आर ऑल कंबस्टिबल केमिकल्स। ये जो सारे हमको मिले हैं फ्यूल्स, एनर्जी सोर्स, ये सारे केमिकल्स है। कैसे केमिकल? कंबस्टिबल मतलब जलने वाले, कंबस्टिबल केमिकल्स। ओके, द फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी टू ड्राइव ट्रेन्स, ट्रक्स, बसेस एंड ऑटोमोबाइल्स। ओके, ये जो सारा फ्यूल होता है, अभी देखिए पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आपको तो कई हद तक पता होगा। ट्रेन चलाने के लिए, ट्रक्स चलाने के लिए, बसेस में और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में हम क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल, डीजल या फिर CNG वगैरह। ये सब क्या है? ये सब तो एनर्जी सोर्सेस ही हैं। ओके, विच इंक्रीजेस पोल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो भी एनर्जी सोर्सेस हमें अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलते हैं वो सारे के सारे पोल्यूशन इंक्रीज करने में
कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पोल्यूशन, हमारा एयर पोल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। मतलब क्या, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी लगना, कि हम वो सहन भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए एनर्जी सेक्टर में केमिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केमिस्ट्री का यूज़ करके ही, देखिए केमिकल्स आए मतलब केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री का यूज़ करके ही हम ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो सोर्सेस है वो रिफाइन कर सकते हैं और उसी के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। फिफ्थ ब्रांच इज मटेरियल्स। अरे मटेरियल्स, देखिए मटेरियल्स में कैसे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। Chemistry's knowledge is useful to design and generate large number of materials like polymers, liquid crystals, adhesives, surface coating materials like latex paints. Okay, हम केमिस्ट्री का यूज़ करके ही, देखिए केमिस्ट्री का यूज़ करके ही हम बहुत सारी मटेरियल्स बना सकते हैं। यहाँ पर दिया है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब जो नायलॉन, रेयॉन वगैरह होते हैं, वो धागे वगैरह। लिक्विड क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स हम यूज़ करते हैं लैबोरेटरी में, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको क्रिस्टल्स वगैरह दिखेंगे। जो हमारा सोडियम होता है वो भी एक क्रिस्टल होता है। ओके, सोडियम क्लोराइड्स वगैरह, एडहेसिव्स जो हमें लगते हैं चीज़ें चिपकाने के लिए। ओके, और सरफेस कोटिंग मटेरियल लाइक लैटेक्स पेंट्स, जो हमारे दीवारों को ऑयल पेंट वगैरह लगता है वो पेंट। ओके, microprocessor used in computers are silicon chips formulated and developed by the chemist. हाँ, केमिस्ट आपको पता होंगे, जो केमिस्ट वगैरह होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। ओके, अभी हमारा कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर बिल्कुल चल ही नहीं सकता, वो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिलिकॉन चिप्स। वो कौन बनाता है, केमिस्ट। ओके, मटेरियल्स में ये आपका लास्ट पॉइंट था। इसी के साथ हमारा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ अ केमिस्ट्री पॉइंट ख़त्म हुआ। अभी इसके आगे देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट। देखिए, आपको आगे के पॉइंट समझने के लिए समझना पड़ेगा व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ सब्सटेंस वगैरह। ओके, अ मैटर हैज़ अ मास एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ स्पेस। मैटर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वजन है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये डेफिनेशन हो सकती है मैटर की। ओके, मैटर इज अ सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़ विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ अ मास। ओके, मतलब जो भी कोई सब्सटेंस मास होता है उसका और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको कहा जाता है मैटर। ओके, a substance is a form of a matter having a definite composition and a set of characteristics प्रॉपर्टीज। मतलब कोई भी सब्सटेंस, हमने मैटर लिया, अभी मैटर की डेफिनेशन पढ़ी ना, तो मैटर ही लेंगे। मैटर हैविंग अ डेफिनाइट कंपोजिशन, जो कोई भी मैटर लीजिए। अगर हमने प्लास्टिक लिया, ओके, प्लास्टिक लीजिए या फिर सोडियम क्लोराइड, सिंपल एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ही लेते हैं हम, जो हर घर में प्रेजेंट होता है, हम सब्जी बनाने के लिए वगैरह वगैरह, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। ओके, उसका डेफिनाइट कंपोजिशन होता है। आपने देखा है क्या, अगर टाटा कंपनी का सॉल्ट आया तो उसके 2 पैकेट्स का आपने कंपोजिशन चेक किया है क्या, इस पैकेट का कंपोजिशन, इस पैकेट का कंपोजिशन, उस पर लिखा होता है कंपोजिशन, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गिवन इन दैट, कंपोजिशन लिखा होता है। डेफिनेट, दोनों के ऊपर सेम कंपोजिशन होता है। ओके, दोनों के अंदर सेम कंपोजिशन होता है, और तो और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी डेफिनाइट होती है। मतलब क्या होती है, सेम, वो बदलती नहीं है पैकेट टू पैकेट। ओके, हाँ, ये अलग चीज़ है कि कंपनियाँ जो होती है वो अलग अलग लेवल पे सॉल्ट बनाती है। अभी सॉल्ट हमारा जो हमें मिलता है ओशन वगैरह से, उसको प्यूरीफाई वगैरह करने में उसके कंपोजिशन कुछ बदल सकता है। ओके, लेकिन प्योर सॉल्ट जो होता है, प्योर, अगर आप प्योर का सोचे तो उसका कंपोजिशन हमेशा डेफिनाइट ही होता है। ओके, दिस प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है मैटर्स की, वो मैटर्स को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। मतलब देखिए, हम एक शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं और एक
कॉमन सॉल्ट का। तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे शुगर एंड कॉमन सॉल्ट का। ओके, दिस प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। अभी शुगर एंड कॉमन सॉल्ट कैसे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। जिन जिन लोगों ने शुगर या फिर कॉमन सॉल्ट को चखा है, कॉमन सॉल्ट मतलब जो हमारे सब्जियों में पड़ता है वो सॉल्ट, नमक सिंपली। ओके, जिन जिन्होंने ये सब चखा है उन सबको इनमें का डिफरेंस या फिर डिस्टिंग्विश समझता होगा। ओके, एंड इट गिव्स एन यूनिक आइडेंटिटी टू द सब्सटेंस। देखिए, दोनों की अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। देखिए, शुगर की जगह हम अगर कॉमन सॉल्ट यूज़ करेंगे किस चाय बनाने में तो चलेगा क्या? नहीं, दोनों का टेस्ट अलग अलग है। सिर्फ कलर एक होने से क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक हो जाएगी? नहीं, दोनों का टेस्ट अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं और यूज़ भी अलग अलग जगह पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर। Mixture, it is a simple combination of two or more substances in which the constituent substances retain their separate identities। देखिए, मिक्सचर मतलब क्या? मिक्सचर मतलब सिंपल कॉम्बिनेशन, 2 या 3 चीज़ों का लेके हम कॉम्बिनेशन करते हैं, उसे मिक्सचर कहा जाता है। देखिए, हमने एक पतीले में पानी लिया, उसमें शक्कर डाली, उसमें चाय पत्ती डाली और उसको गैस पे रख के उबाला, ये एक हुआ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन, जिसमें देखिए मिक्सचर में क्या होता है, 2 या मोर सब्सटेंसेस होते हैं और जिसमें कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटीज। देखिए, हम अगर पानी में शुगर डालेंगे और उसी जगह अगर हम दूसरे पानी में अगर नमक डालेंगे तो दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी। अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें शुगर डालने से ही मिठास आएगी, मतलब उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। उसमें चाय पत्ती डालने से ही उसका कलर और टेस्ट आएगा, मतलब चाय पत्ती की भी सेपरेट आइडेंटिटी है। ओके, मतलब हर एक कंस्टिट्यूएंट जो भी मिक्सचर में होता है उसकी सेपरेट आइडेंटिटीज होती है। ओके, अभी देखिए मिक्सचर के भी टाइप्स होते हैं। मिक्सचर के क्या कौन कौन से टाइप्स है? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी ये दोनों मिक्सचर एक दूसरे से कुछ हद तक अलग है, लेकिन देखते हैं कैसे। ओके, फर्स्ट है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? देखें, हमने एक ग्लास लिया, उसमें शक्कर डाली और पानी डाला, दोनों मिक्स किया, तो वो मिक्सचर हमें कैसे दिखेगा? एकदम होमोजेनस, मतलब हमें सिर्फ पानी दिखाई देगा, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि उसमें शक्कर डाली है, मतलब सिर्फ एक ही फेज दिखाई देती है। ओके, देखिए अभी डेफिनेशन वाइज, इन दिस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये जो मिक्सचर होता है, इन दिस कॉन्सेंट्रेशन, होमोजेनस मिक्सचर मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोई भी लिक्विड अगर हम हीट करते हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट्स remain uniform throughout the mixture and all the constituents are present in one phase। मतलब देखिए, मैंने आपको अभी बताया, अगर हम शुगर में, देखिए पानी में अगर शुगर भी डालेंगे और सॉल्ट भी डालेंगे, दोनों ही पानी में घुल मिल जाएंगे और हमें एक ही पानी दिखेगा। सिर्फ उसमें कुछ अलग अलग लेयर्स दिखेगी क्या? नहीं। कुछ अलग फेजेस दिखेगी क्या? नहीं। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में देखिए, हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमें 2 और मोर फेजेस नज़र आती है, जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम। अभी आपको फिनॉल वाटर सिस्टम कुछ इतना नहीं समझेगा, लेकिन फिनॉल जो होता है वो वाटर से हल्का होता है और वो दोनों अगर मिक्स किए तो फिनॉल वाटर के ऊपर रहता है। ओके, अगर अदर एग्जाम्पल देखें तो हनी देखा होगा आपने। हनी आप पानी में डालेंगे तो वो जल्दी मिक्स होगा क्या? नहीं, उसके ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। ओके, या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर के आप कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आयरन के टुकड़े ले सकते हैं और वाळू ले सकते हैं, वो दोनों रॉक्स ले सकते हैं। वो दोनों का मिक्सचर अगर आपने किया तो वो दोनों अलग अलग फेज में दिखाई देंगे, रॉक्स अलग और आयरन के टुकड़े अलग। ओके, वो होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिर है all pure substances are distinctly different from mixtures and always have fixed composition। देखिए, अगर हमने एक प्योर सब्सटेंस पकड़ा, देखिए गोल्ड,
गोल्ड हमने प्योर सब्सटेंस पकड़ा। गोल्ड प्योर कब होता है? जब वो 24 कैरेट का होता है। ओके, हमने प्योर गोल्ड पकड़ा तो उसके डिफरेंट, वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट होगा फ्रॉम मिक्सचर्स। देखिए, आपने गोल्ड में प्लैटिनम मिला के उसका अगर गहना बनाया या फिर कोई ज्वेलरी बनाई, और अगर आपने प्योर गोल्ड की कोई ज्वेलरी बनाई, तो दोनों डिफरेंट होगी कि नहीं होंगी। तो इसीलिए गोल्ड हमेशा उसकी फिक्स कंपोजिशन होता है। ओके, गोल्ड की फिक्स कंपोजिशन होता है। प्योर गोल्ड की बोल रही हूँ मैं। प्योर गोल्ड में कुछ अलग मिक्स होगा क्या? नहीं, प्योर में प्योर ही मिलेगा, मतलब सिर्फ गोल्ड ही मिलेगा। अगर हम गोल्ड में कुछ और इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिलाते जाएंगे, जैसे कि प्लैटिनम पकड़ लिया, तो हमारा गोल्ड 24 कैरेट का रहेगा क्या? नहीं, लेकिन प्योरिटी अगर उसकी कम होगी फिर भी वो गोल्ड हमें टिकता है। मतलब 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो प्योरली यूज़ नहीं कर सकते हम, पता होगा आपको। ओके, द केमिकल रिएक्शन इन अ प्रोसेस, द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर। मतलब देखिए, अगर 2 और मोर सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट हो रहे हैं टुगेदर, उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। एंड वो रिएक्ट होके जो प्रोड्यूस कर रहे, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, अभी ये फ्लॉजिस्टन थ्योरी है। देखिए, व्हाट इज फ्लॉजिस्टन थ्योरी? फ्लॉजिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन्स कंबशन रिएक्शन। अभी कंबशन रिएक्शन आपको पता होगी। व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? ओके, कंबशन रिएक्शन मतलब सिंपली जलना, किसी चीज़ का जलना, उसे कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। फ्लॉजिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कंबशन रिएक्शन। अभी स्टेट क्या करता है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? ओके, a substance undergoing combustion mainly contains a mysterious matter called phlogiston and some clacks. देखिए, फ्लॉजिस्टन थियोरी स्टेट करता है कि जो भी सब्सटेंस कंबशन में जाता है उसमें 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं। क्या क्या होता है उसमें? मिस्टीरियस मैटर कॉल्ड फ्लॉजिस्टन। फ्लॉजिस्टन को मिस्टीरियस क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ओके, उसमें फ्लॉजिस्टन होता है और क्लैक्स होता है। ओके, क्लैक्स मतलब, ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए, हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिए हैं, चारों की चारों अलग काम करते हैं। देखिए, अभी कार्बन है, कार्बन इज कंबस्टिबल। ओके, कार्बन जलता है। कार्बन, आपने कोल देखा होगा, कोल एक कार्बन का ही प्रकार है, वो जलता है, इसलिए उसको कहा जाता है कंबस्टिबल। सेकेंड इज ऑक्सीजन, इट हेल्प्स टू कंबशन। ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है। ओके, इसलिए हम अगर खुली जगह में जलाए और एक बंद कमरे में बंद, देखिए, आपने एक मोमबत्ती जलाई, वो मोमबत्ती आपने खुले में रखी और दूसरी मोमबत्ती आपने एक ग्लास के नीचे, तो कौन सी जल्दी बुझ जाएगी? जो ग्लास के नीचे रखी है वो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सारी की सारी खत्म हो जाएगी इसीलिए। लेकिन बाहर जहाँ जो मेन बत्ती जल रही होगी, मोमबत्ती, वो जलती रहेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन हेल्प्स टू कंबशन। ओके, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, आपने फायर एक्सटिंग्विशर का नाम सुना होगा। उसमें जो होता है जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फोर्थ इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल। हाइड्रोजन कभी जलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड्स। Substances of a definite composition which can be decomposed into 2 or more substances by a simple process. देखिए, कंपाउंड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस, कंपाउंड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज होते, कैन बी डिकम्पोज। ओके, कैन बी डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज होते हैं इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब उनके 2 या 3 सब्सटेंस में हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, उसके भाग कर सकते हैं। ओके,
उस बाय अ सिंपल केमिकल प्रोसेस। मतलब कंपाउंड, देखिए हमने एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया वाटर। ओके, वाटर को अगर हमने मतलब वाटर वो लैब में इस्तेमाल करते हैं। लैब में अगर वाटर को हमने डिकम्पोज किया, उसके 2 या 3 मतलब अलग सब्सटेंसेस में उसको हमने डिवाइड करना चाहा, तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। इसका मतलब वाटर 2 सब्सटेंस में डिवाइड होता है, 2 गैसेस में डिवाइड होता है। ओके, मतलब इट इज कंपाउंड। कंपाउंड इज डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय अ सिंपल केमिकल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स। देखिए कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स आर कैन नॉट बी डिकम्पोज एंड कंपाउंड्स आर कैन बी डिकम्पोज। देखिए यहाँ पर दिया है कैन बी डिकम्पोज एंड cannot be decomposed. Okay, a substance that cannot be decomposed by a simple chemical process into 2 or more different substances are called as a elements. Okay, दोनों का डिफरेंस पता चला? ठीक है, now 118 elements are identified. अभी तक हमारे साइंटिस्ट लोगों ने 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल हैं, नेचर में प्रेजेंट है, और जो 26 एलिमेंट्स है वो सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी है। ओके, लैब में सिंथेसाइज किया गया है। अभी इसके देखिए एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कार्बन, सल्फर। ओके, केमिस्ट्री इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। देखिए हम केमिस्ट्री में कोई भी अगर हमको प्रोडक्ट या फिर कोई चीज़ की एनालिसिस करनी है, समझिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, इसमें हमें वैक्सीन, अगर हमें एक वैक्सीन ढूंढी। देखिए अभी रामदेव बाबा ने बताया था कोरोनिल के बारे में, वो उन्होंने वैक्सीन ढूंढी है ऐसा बता रहे थे। ओके, अगर हमें उस वैक्सीन में क्या क्या प्रेजेंट है, उसकी क्या क्या एक्शन है वगैरह सब जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो केमिस्ट्री इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, ऑब्जर्वेशन करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं, हमें रिजल्ट जो मिलता है वो रिजल्ट हम कलेक्ट करते हैं। ओके, क्वालिटेटिव मतलब हाउ मेनी, मतलब उस जो भी हमने लिया मिक्सचर, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड क्वांटिटेटिव मतलब वो जो सब्सटेंसेस है उस मैटर में, उस मिक्सचर में वो जो सब्सटेंसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो कितनी अमाउंट में है, हाउ मच अमाउंट। ओके, सिंपल। The reference standard used for the measurement of any physical quantity is called as a unit. Next point है units. देखिए units क्या होते हैं? units क्या होते हैं? हम जगह जगह दुकान पे जाते हैं, समझिए हम दुकान पे जाते हैं, हम वहाँ पे शक्कर मांगते हैं, तो शक्कर मांगने के लिए क्या बोलते हैं? शक्कर दीजिए। लेकिन कितनी शक्कर नहीं पता, ऐसे चलेगा क्या? तो इसीलिए हमने ढूंढे हैं यूनिट्स। यूनिट्स के जरिए हम कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। ओके, द रेफरेंस स्टैंडर्ड, देखिए किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसको कहा जाता है यूनिट्स। ओके, सिंपली डेफिनेशन वाइज क्या है? द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिट। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसे कहा जाता है यूनिट्स। ओके, देयर आर आर्बिट्रेरी डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो भी यूनिट्स होते हैं वो आर्बिट्रेरीली डिसाइडेड होते हैं। मतलब देखिए आर्बिट्रेरी डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो यूएन आपको पता होगी वहाँ पर उनको डिसाइड किया जाता है एंड यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड है। ओके, देयर आर 3 मेन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट के 3 मेन सिस्टम जो
पिछले काल में ढूंढे गए थे, ओके, वो क्या है, CGS, FPS, MKS। लेकिन ये देखिए, ये दोनों जो ये फर्स्ट और थर्ड है वो दोनों है मेट्रिक सिस्टम, और ये एक है ब्रिटिश सिस्टम। अभी ये तीनों ही यूज़ में नहीं है, मतलब है लेकिन कैसे, डेवलप फॉर्म में। जो डेवलप फॉर्म है वो कौन सा है, SI यूनिट्स का, ओके। तो देखते 3 जो मेन सिस्टम्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है CGS, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। मतलब CGS मतलब क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है FPS, F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड, S स्टैंड फॉर सेकेंड। मतलब FPS मतलब क्या, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ओके। थर्ड इज MKS, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोमीटर, किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड सिस्टम। मतलब MKS क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ओके। सिंपली इतना ही आपको याद रखना है, MCQ में आ सकता है, ओके। इनको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वो चल रही है SI यूनिट्स, ये सिस्टम इज अ मेन, ओके। इट इज रिवाइज मेट्रिक सिस्टम, ये भी एक मेट्रिक सिस्टम है, लेकिन क्या है, रिवाइज है, मतलब डेवलप की गई है। वो जो CGS और MKS मैंने आपको बताए थे ना, उनकी ही रिवाइज सिस्टम है, ओके। इट इज़ अ रिवाइज मेट्रिक सिस्टम। इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल क्यों है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। US, अमेरिका, फ्रांस वगैरह सारे देशों में, और अपने देश में भी ये एक्सेप्टेड है। ये सारी जगह पर एक्सेप्टेड है, सारे पूरे दुनिया में यही एक स्टैंडर्ड है यूनिट्स का, जो यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है, इट हैज़ फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल D- यूनिट्स, ओके। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। सिस्टम इंटरनेशनल D- यूनिट्स। कई बार हम सिस्टम इंटरनेशनल तो लिख देते हैं, लेकिन ये D- भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है इसमें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ओके। इट्स फुल फॉर्म इज सिस्टम इंटरनेशनल D- यूनिट्स, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ SI यूनिट। SI यूनिट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। तो क्या है ये फंडामेंटल यूनिट्स, क्या है डिराइव्ड यूनिट्स, ये दोनों जानने के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। सो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज पे, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो अदर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। The units used to measure fundamental quantities are called as a fundamental units। देखिए अभी हमने fundamental quantities देखा, what is this? तो fundamental quantities को मेजर करने के लिए जो यूनिट होते हैं उन्हें कहा जाता है fundamental units। Very simple, okay? There are only 7 fundamental SI unit। It is very important sentence। देखिए read it carefully। There are only 7 fundamental SI units। मतलब फंडामेंटल SI यूनिट कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7, ओके। इस चार्ट में दिए गए देखें फंडामेंटल SI यूनिट्स, उनके यहाँ पर देखिए ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये है उनके यूनिट्स, और ये है यूनिट्स के सिंबल्स, ओके। फर्स्ट इज लेंथ, उसका यूनिट है मीटर, उसका सिंबल स्मॉल m। सेकेंड इज मास, उसका यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल kg। टाइम का है सेकेंड, सिंबल स्मॉल एस। टेम्परेचर का है केल्विन, सिंबल कैपिटल के, ओके। जो भी हमने देखा था यूनिट्स के लिए रूल देखे थे हमने, उसमें क्या बताया गया था, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट है तो उसका सिंबल जो है वो कैपिटल होता है, और साइंटिस्ट के नाम के अलावा जो भी यूनिट्स है तो उसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल लेटर, ओके।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। मोल और उसका सिंबल क्या है? MOL। ओके। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है फिर से, इसलिए उसका सिंबल आया कैपिटल A। ओके। और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला, इसलिए उसका यूनिट आया CD। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। द फिजिकल क्वांटिटी। देखें, अभी हमने देखा व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स, अभी देखते हैं व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन 2 और मोर अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है क्या? नहीं। वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी है? जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरों पर डिपेंड करती है। देखो, 2 और मोर अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दूसरों पर डिपेंड करती है अपने मेजरमेंट के लिए, उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके। तो सिंपली जैसे हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट, वैसे ही होंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो भी यूनिट्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। ओके। अभी इसके एग्जाम्पल देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओके। देखिए, हमने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे हैं, उनके अलावा जो भी अदर यूनिट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है। ओके। इट इज रिमेंबर दिस थिंग। ओके। फर्स्ट इज एरियाज। एरियाज का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अभी ये क्यों डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये कैसे डिपेंड है? देखें, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा? लेंथ इंटू लेंथ। मतलब यहाँ पर 2 बार लेंथ आती, एक ही बार होती तो ये होती फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन 2 बार आती है। ये पहली लेंथ दूसरी लेंथ पे डिपेंड है फॉर देयर मेजरमेंट, देयरफॉर एरिया इट डिपेंड ऑन लेंथ, देयरफॉर इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके। सेकेंड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू लेंथ। मतलब वॉल्यूम डिपेंड है L पर, लेंथ पर, इसलिए वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम डिपेंड है मास पर, फिर डिपेंड है वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम तो आपको पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? लेंथ पर, इसलिए डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, डिराइव्ड यूनिट। और फोर्थ इज वेलोसिटी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, बुक में दिए गए हैं, आपको देखने हैं और समझना है, उनको याद नहीं करने की ज़रूरत। आपने उनको अच्छे से समझ लिया, वही आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड रिकमेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। It is helpful to me also and also helpful to others who want to crack the exams. Okay? Thank you.